बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गोइंग टू स्टार्ट विद ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस विद एस्थमा। एस्थमा क्या है? क्रॉनिक लंग डिजीज है जिसके अंदर एयरवे इन्फ्लेमेशन नैरोइंग होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर म्यूकस आ जाती है। और इससे क्या सिम्टम्स आते हैं? वीजिंग, कफिंग, चेस्ट टाइटनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ये चार चीजें अच्छे से याद करनी है। रिकरेंट वीज, रिकरेंट कफ स्पेशली एट नाइट, चेस्ट टाइटनेस एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। और ये क्यों होता है? ट्रिगर्ड बाय एलर्जेंस, किसी पोलन्स वगैरह या एलर्जेंस की वजह से, एक्सरसाइज की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से। एस्मा एक मैनेजेबल डिजीज है और इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ हम मैनेज कर सकते हैं और ट्रिगर अवॉइडेंस के साथ। एस्मा की कॉजेस के अंदर बात करें, एस्मा की अगर हम कॉजेस के अंदर बात करें तो ये एलर्जेंस, डस्ट माइट, पोलन, पैट्स वगैरह के जरिए, स्मोक और स्ट्रॉन्ग स्मेल, इन्फेक्शंस, इन चीज़ों के जरिए फैलती है। क्या चीज़ है? जेनेटिक टेंडेंसी, फैमिली हिस्ट्री, एलर्जी कंडीशंस लाइक एक्जिमा पेशेंट्स को हैं, अर्ली लाइफ, लो बर्थ वेट बेबीज, प्रीमेच्योर बर्थ, अर्ली लाइफ एक्सपोजर टू स्मोक, स्मोकिंग और ओबेसिटी। ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो कॉज़ कर सकती हैं। एलर्जेंस, इरिटेंट, टोबैको स्मोक, एयर पोल्यूशन का, कोल्ड, फ्लू, साइनोसाइटिस, एयर, ये चीज़ें जो हैं एस्मा कॉज़। इसके अलावा इमोशनल ट्रिगर्स भी लाइक लाफ्टर, स्ट्रेस, क्राइंग या एस्पिरिन मेडिकेशन। कोई भाग रहा है तेज़, तेज़ भागने की वजह से उस बेचारे को जो है वो एस्मा का अटैक हो जाए। सो हाउ एस्मा प्रेजेंट? एस्मा प्रेजेंट करता है विद कफ, व्हीज, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट टाइटनेस। ये चार चीज़ें तो अच्छे से याद करनी है। कफ ड्राई होती है, मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग हो सकती है लेकिन रात को ज़्यादा होती है। कोल्ड, एक्सरसाइज, लाफ्टर वगैरह से ट्रिगर हो सकती है। व्हीजिंग, एक ब्रीदिंग के साथ जो है वो स्पेसिफिक वॉइस व्हिस्लिंग साउंड आएगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के मुश्किल हो रहा है सांस लेने में, सांस अंदर बाहर करने में। चेस्ट टाइटनेस के चेस्ट के ऊपर बहुत बोझ है। इसके अलावा स्वेयर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है। और हाइपोक्सिया की वजह से ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड फिंगर नेल्स यानी कि सेंट्रल साइनोसिस और पेरिफेरल साइनोसिस हो सकती है। स्किन पुलिंग इन एंड अराउंड द नेक यानी कि रिट्रैक्शंस बन सकती है। ये हम जो पहले एक पिक्चर हम डिस्क्राइब कर चुके हैं सीओपीडी वाली, वैसी पिक्चर्स बनेंगी तकरीबन। फटीग हो सकती है। इसके अलावा हार्ट रेट इंक्रीज हो सकता है। वेकिंग एट नाइट ड्यू टू कफ और ब्रेथलेसनेस। ये डिफरेंट सिम्टम्स और साइंस हैं जिनके साथ जो है पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। और इसके अलावा पेशेंट को जो है वो एलर्जीज हो सकती हैं, आइज, रनी नोज। टॉकिंग अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी के एस्मा हो क्यों रहा है? एस्मा जो है वो, as we said in the definition, that it is the bronchial hyper responsiveness। क्यों? ड्यू टू एलर्जेंस। अब कोई भी एलर्जन बॉडी में गया, गया नहीं कि उसने हमारे पास जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स मीडिएट किया। हेल्पर 2 टी सेल्स जो है वो मीडिएट हुए जिन्होंने आईजीई एंटीबॉडी की प्रोडक्शन बढ़ा दी। आईजीई एंटीबॉडी जो है वो लंग्स के अंदर मास्ट सेल थे, उनके साथ जाके बाइंड कर गई और वो एलर्जेंस को, वहाँ वो एलर्जेंस जो हैं वो आईजीई एंटीबॉडीज बनाई एलर्जेंस ने, वो जाके बाइंड कर गई मास्ट सेल्स को। मास्ट सेल्स जो हैं उन वो रप्चर हुए, वहाँ से हिस्टामिन रिलीज हुई, ल्यूकोट्राइन, साइटोकाइन्स, उनकी वजह से जो है हमारे पास एयरवे इन्फ्लेम्ड हुआ। एयरवे जब इन्फ्लेम हुआ किसी भी ट्रिगर की वजह से या फिर ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हुई उसकी वजह से, तो एयरवे इन्फ्लेमेशन पहला मैकेनिज्म एयरवे इन्फ्लेमेशन है। सेकंड है ब्रोंकियल हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस, कि एयरवे इन्फ्लेम हुआ तो वो ज्यादा रिएक्ट करेगा डिफरेंट ट्रिगर्स को जो आ रहे थे। इसके अलावा एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन कैसे हुई कि जब वो हाइपर रिस्पॉन्सिव हुआ तो उसने पहले जो इतना खुला हुआ था वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, ब्रोंकोस्पैज्म हो गया, स्मूथ मसल जो है वो कंट्रैक्ट कर गए उस हिस्टामिन ल्यूकोट्राइन्स के वजह से। इसके अलावा स्वेलिंग हो गई एयरवे की, उससे भी कंस्ट्रिक्शन हुई मजीद। और म्यूकस प्लगिंग, वो जो है इस ट्रिगर को निकालने के लिए उन्होंने म्यूकस क्रिएट करना शुरू की जिससे मजीद जो है वो नर्विंग हुई। लाइक ये म्यूकस सारा भर गया और उसकी वजह से नर्विंग हो गई। इसके अलावा स्पैज्म हो गया और एडिमा हो गया। फिर हमारे पास अगर क्रॉनिकली ये चल रहा है, क्रॉनिकली परसिस्टेंट इन्फ्लेमेशन रहेगी जिससे हमारे पास स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे, स्मूथ मसल थिकन हो जाएंगे, म्यूकस ग्लैंड ज्यादा हो जाएंगे, बेसल मेम्ब्रेन थिक हो जाएगी, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस आएंगी लाइक एस्मा एंड सीओपीडी। सो हाउ टू वर्कअप फॉर एस्थमा? एस्थमा के वर्कअप के अंदर हमने स्पायरोमेट्री कर सकते हैं। स्पायरोमेट्री के बाद हम स्पायरोमेट्री में ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न बनेगा। ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न कैसा होता है ये मैं आपको दिखाती हूँ। फिर ब्रोंकोडायलेटर चैलेंज करेंगे। ब्रोंकोडायलेटर चैलेंज से जो है उसका चीजें होती हैं स्पायरोमेट्री की, वो जो है वो रिवर्स होंगी। 12% से ज्यादा तो वो एस्मा को कंफर्म करेंगे, अगर वो नहीं होंगी तो फिर वो सीओपीडी की तरफ चला जाएगा। पीक फ्लोमेट्री, ये हमारे पास हैंड हेल्ड डिवाइस है लंग्स को देखने के लिए। इसके अलावा फ्रैक्शनल एक्सेल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड, ये हमारे पास इन्फ्लेमेशन को बता रहा है। एलर्जिक टेस्ट, आईजी एंटीबॉडीज, इओसिनोफिल, स्किन एलर्जेंस डिफरेंट जो थे उनके हिसाब से टेस्ट करेंगे। और ब्रोंकियल चैलेंज टेस्ट के हम ब्रोंकस को मेथाकोलिन देके चैलेंज करेंगे कि वो ट्रिगर होता है एस्मा, अगर लंग सेंसिटिव है तो ये ट्रिगर होगा। इसके अलावा चेस्ट एक्सरे, सिटी स्कैन्स वगैरह कर सकते हैं, स्पुटम टेस्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर हम डिफरेंट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, एलर्जी हिस्ट्री, एस्मा की हिस्ट्री, ये चीज़ें, यहाँ कोई मेडिकेशन और पेट्स वगैरह इनकी हिस्ट्री जो है वो ज़्यादा लेनी चाहिए हमें। सो एज पर सीन के नॉर्मल जो है वो हमारे पास ये पैटर्न बनेगा स्पायरोमीटर में, जबकि एस्मा या सीओपीडी या एयरवे ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज के अंदर जो है वो इस तरह का पैटर्न बनेगा जिसके अंदर रेड टेल अपीयरेंस आएगी। और ब्रोंकोडायलेटर जो चैलेंज था, तो ब्रोंकोडायलेटर देने पे अगर रिवर्सिबिलिटी शो होती है, मतलब पहले अगर जो रेड टेल बन रही थी वो थोड़ी बनेगी, तो ये हमें बताता है कि ये अस्थमा है ना कि सीओपीडी है।
सो हाउ टू मैनेज एस्मा, मैनेज कैसे करना है एस्मा को? एस्मा की मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास डिफरेंट एक्शन प्लान होते हैं जो कि डिफरेंट डॉक्टर्स के डिफरेंट हो सकते हैं और इमरजेंसी सिम्टम या वर्सनिंग सिम्टम्स के साथ जो है वो अलग हो सकते हैं। ट्रिगर अवॉइड करना है नंबर 1। मेडिकेशन के अंदर रिलीवर्स होते हैं और प्रिवेंटर होते हैं। रिलीवर वो मेडिसिन है जो कि क्विक रिलीफ देंगी, जैसे शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्रोंकोडायलेटर्स लाइक साल्ब्यूटामोल और एल्ब्यूटरॉल वगैरह। और लॉन्ग टर्म कंट्रोल के अंदर हमारे पास इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आते हैं जो कि इफेक्टिव डेली कंट्रोल के लिए होते हैं। इसके अलावा लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर यानी कि लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट्स वगैरह होते हैं, लाबास, आइसोप्रोप्रानोल वगैरह। इसके अलावा दूसरी मेडिकेशंस के अंदर प्रिवेंटर्स के अंदर क्या आते हैं? ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर्स इनहिबिटर्स जो होते हैं, क्योंकि ल्यूकोट्राइन्स की वजह से हो रहा था तो उनके ही रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दें, या ज़िलूटिन वगैरह ये इनके अंदर आ जाती हैं, ज़िलूटिन, मोंटेलुकास, एफिलुकास। इसके अलावा मॉनिटरिंग करें लंग फंक्शन टेस्ट की, इसके अलावा एक्सरसाइज़ेज़ अच्छी सी करें, हेल्दी वेट मेंटेन करें, स्ट्रेस मैनेजमेंट करें, गुड स्लीप करें। और अगर जो है वो क्विक रिलीफ मेडिकेशन 2 दफ़ा से ज़्यादा ये आगे हम जो है अपनी उसमें करते हैं, इमरजेंसी केयर के लिए हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अब हम आते हैं डेविडसन पे। एस्मा क्या है? एस्मा इज़ द क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर ऑफ एयरवे इन व्हिच सेल्स एंड सेलुलर एलिमेंट प्ले अ रोल। सेल्स कौन से? हिस्टामिन जो रिलीज़ करते हैं मास्ट सेल। मास्ट सेल जो है वो हिस्टामिन, ल्यूकोट्राइन वगैरह रिलीज़ करते हैं, सेलुलर एलिमेंट्स आ गए ये। एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस जिसकी वजह से व्हीजिंग, ब्रेथलेसनेस, चेस्ट टाइटनेस, कफिंग होती है। पर्टिकुलरली इस एसोसिएट हो जाएगा पर्टिकुलरली नाइट पे और अर्ली मॉर्निंग ये सिम्पटम्स आएँगे। पैथोफिजियोलॉजी बता दिया कि एलर्जेंस की वजह से जो है वो इंड्यूस हो सकता है। इसके अलावा जो है एनसेड भी इंड्यूस कर सकते हैं। असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट ऑन क्रोनिक, ये फिर से वही आ गया, छोड़ दो इसको, आगे चलो। क्लिनिकल फीचर्स के अंदर वीजिंग, चेस्ट टाइटनेस, ब्रेथलेसनेस, कफ। अगर जो है वो एस्मा को कंफ्यूज भी किया जा सकता है चेस्ट इन्फेक्शन या कोल्ड के साथ, क्योंकि ये चीजें भी जो है वो ज्यादा दिन के लिए चल सकती हैं। एयरबोर्न एलर्जेंस की वजह से हमारे पास जो है वो ये सारी चीजें स्टार्ट होंगी। इंडिकेशन, यार पता नहीं ये डेविडसन वालों ने क्या। डायग्नोसिस कैसे बनेगा एस्मा का? एस्मा का डायग्नोसिस बनाने के लिए हमारे पास 3 चीजें होनी चाहिए। FEV1 जो है, FEV1 फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकंड जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 12% होना चाहिए, ऑन इंक्रीज होना चाहिए ब्रोंकोडायलेटर देने से। इसके अलावा जो है वो 20% से ज़्यादा जो है वो डायर्नल वेरिएशन आनी चाहिए, डायर्नल वेरिएशन आनी चाहिए, डायर्नल वेरिएशन आनी चाहिए 20% से ज़्यादा। और इसके अलावा FEV1 जो है वो 15% से ज़्यादा जो है वो डिक्रीज़ होनी चाहिए आफ्टर 6 मिनट ऑफ 6 मिनट एक्सरसाइज के बाद जो है वो FEV1 जो है वो 15% से ज़्यादा डिक्रीज़ होनी चाहिए। ये लिखे हुए 3 पॉइंट्स। एफ कैसे बनना डायग्नोसिस ऑफ एस्मा? FEV1 जो है वो 12% से ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ हो ऑन ब्रोंकोडायलेटर एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा जो है वो 20% डायरेनल वेरिएशन हो ऑन 3 डेज़ इन अ वीक, या फिर 2 वीक्स के अंदर जो है वो पीक एक्सपेलेटरी फ्लो डायरी के ऊपर। और FEV1 जो है वो 15% से ज़्यादा डिक्रीज़ हो आफ्टर 6 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। अच्छा जी, अब एस्मा की मैनेजमेंट जो है वो स्टेप वाइज़ होती है। रेगुलर प्रिवेंटर, स्टेप 1 है रेगुलर प्रिवेंटर देना, जिसके अंदर हमारे पास है इनहेल्ड लो डोज़ इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। स्टेप 2 है इनिशियल एड ऑन थेरेपी, इसके अंदर जो है वो ये प्रिवेंटिव थेरेपी है। लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट देंगे और इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड को कंबाइन करेंगे। फिर स्टेप 3 के ऊपर एडिशनल एड ऑन थेरेपी, इसके अंदर जो है हम एड ऑन थेरेपी मज़ीद करेंगे और इसको स्टेज वाइज़। एस्मा इन प्रेगनेंसी, वुमेन जो कि वेल कंट्रोल विद एस्मा हैं, उनके जो है वो गुड आउटकम्स हो सकते हैं। 90% के अंदर कोई सिम्पटम नहीं होते लेबर और डिलीवरी के अंदर। और ये जो है बीटा एगोनिस्ट सेफ्टी डाटा है, बीटा एगोनिस्ट इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, थियोफाइलिन इन और प्रेडनिसोलोन और क्रोमोन्स ये सारे जो हैं दिए जा सकते हैं प्रेगनेंसी के अंदर। यानी कि प्रेगनेंसी में कोई भी ड्रग जो है वो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एस्मा को बचाने के लिए मेंटेन करने की ज़रूरत है। और ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट ये जो है स्टॉप शुड नो एविडेंस दैट दीज हार्म द fetus and they shouldn't be stopped in women who previously have demonstrated significant improvement in asthma control. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी दिए जा सकते हैं 7.5 mg पर डे के हिसाब से। प्रोस्टाग्लैंडिन F2 ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर भी मेडिकेशन ली जा सकती हैं। अनकंट्रोल्ड एस्मा है तो फिर हमारे पास अनकंट्रोल्ड एस्मा के साथ क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं? हाइपरमेसिस, हाइपरटेंशन, प्रीएक्लेम्पशिया, वेजिनल हेमरेज, कॉम्प्लिकेटेड लेबर। अब आते हैं लेवल ऑफ एस्मा कंट्रोल। अगर जो पेशेंट को दिन के अंदर कोई सिम्पटम नहीं आ रहे, कोई लिमिटेशन ऑफ एक्टिविटी नहीं है, कोई नॉकटर्नल सिम्पटम नहीं आ रहे, रिलीवर कोई नहीं ले रहा, पल्मोनरी उसके लंग फंक्शन टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल है, एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये कंट्रोल्ड एस्मा है। पार्शियली कंट्रोल में ट्वाइस वीकली उसको सिम्पटम्स आ रहे हैं, कोई लिमिटेशन आ रही है उसकी एक्टिविटी में, नॉकटर्नल अवेकनिंग आ रही है, ट्वाइस उसको वीकली रेस्क्यूअर या रिलीवर थेरेपी ले रहा है, 80% से कम है उसकी जो है लंग फंक्शन टेस्ट, और एक्सेजर्बेशन 1 से ज़्यादा है इस ईयर में, तो ये पार्शियली कंट्रोल्ड है। अनकंट्रोल्ड के अंदर हमारे पास इनमें से कोई भी 3 सिम्पटम्स और एक जो है वो एक्सार्बेशन, ये हमारे पास अनकंट्रोल्ड एस्मा है।
अब आ गया एस्मा का ट्रीटमेंट। एस्मा को जो है हमने मॉनिटर करना है। सबसे पहले हमने कंसीडर करना है इनिशिएट लो डोज़ इन्हेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड से। फिर रेगुलर प्रिवेंटर में भी लो डोज़ इन्हेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड देने, फिर इनिशियल एड ऑन थेरेपी के अंदर लाबास डाल देने हैं। फिर मज़ीद के अंदर हमने इन्हेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड मीडियम डोज़ लाबास या फिर ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर इन्हिबिटर्स। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं है लाबास का तो स्टॉप कर देना है हमने लाबास को। फिर हमने स्पेशलिस्ट थेरेपी पेशेंट को जो है वो स्पेशलिस्ट को रेफर कर देना है। हाउ टू यूज़ इन्हेलर। इन्हेलर के लिए हमने सबसे पहले कैप रिमूव करना है, इन्हेलर को शेक करना है, उसके अंदर जेंटली ब्रीथ करना है माउथ पीस के अंदर। फिर जो है हमने यहाँ से ये दवाई को जो है प्रेस करेंगे और प्रेस करते हुए जो है हम डीप इंस्पायरेशन करेंगे। प्रेस करते हुए हम डीप इंस्पायरेशन करेंगे और होल्ड करेंगे ब्रेथ को 10 सेकंड के लिए और इसके बाद ये टाइम 2 दफ़ा रिपीट करेंगे मीटर डोज़ इन्हेलर को और इसके बाद जो है वो कुल्ली करनी है। सबसे पहले हमने अस्थमा का पेशेंट आया है, सीवियर अस्थमा का, तो हमने उसको इसकी सीवियरिटी को असेस करना है। अगर उसके पल्मोनरी फंक्शंस जो हैं, पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट जो है वो 33 से 50% तक है। उसका हार्ट रेट जो है वो 110 से ज़्यादा है, रेस्पिरेटरी रेट 25 से ज़्यादा है और इनिशियली वो अभी जुमले कंप्लीट कर सकता है एक सांस में। तो ये सीवियर अस्थमा है। लाइफ थ्रेटनिंग फीचर क्या है? 33% से भी कम हो जाए उसका पीक एक्सपिरेटरी फ्लो और ऑक्सीजन सैचुरेशन 92 से ड्रॉप कर जाए और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बढ़ जाए, साइलेंट चेस्ट और साइनोसिस, रेस्पिरेटरी एफर्ट कम हो जाए, ब्रेडिकार्डियाज चल जाएँ, हाइपरटेंशन, एक्सॉशन, डिलीरियम, कोमा, ये लाइफ थ्रेटनिंग है। नियर फेटल के अंदर रेज़्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नियर फेटल है, इसके अंदर हमने फौरी उसको मैकेनिकल वेंटिलेशन पे डालना है। अब पीक एक्सपिरेटरी फ्लो मीटर के बेस पे हमने इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या करना है। सबसे पहले वो हैं जो कि लाइफ थ्रेटनिंग या फिर एक्यूट सीवियर अस्थमा के साथ हैं, उनकी एवरेज करनी है, उनको नेबुलाइज़ करा देना है साल्बुटामोल यानी कि शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट से 5 एमजी या फिर टर्बिटोलिन 6 टू 12 टाइम डेली और ऑक्सीजन चला देनी है, प्रेडनिसोलोन दे देनी है। आईवी एक्सेस मेंटेन करनी है, चेस्ट एक्सरे कराना है और प्लाज्मा पोटेशियम मेजर कराना है। इन पेशेंट को रिपीटेड साल्बुटामोल देंगे, इपराट्रोपियम देंगे और कंसीडर करना है हमने साल्बुटामोल 5 टू 10 एमजी पर आवर उसको नेबुलाइज़र कराना है। इसके अलावा आईवी मैग्नीशियम सल्फेट देंगे अगर जो है वो स्टेटस एस्थमेटिकस में चला गया है और अमाइनोफाइलिन देंगे और इलेक्ट्रोलाइट में पोटेशियम का ख्याल रखना है क्योंकि साल्बुटामोल जो है वो पोटेशियम के साथ अ, ऊपर-नीचे कर सकते हैं पोटेशियम को। अगर जो है वो पीक एक्सपिरेटरी 51 से 75 तक है तो एबीजीज़ कराने हैं, नेबुलाइज़ कराना है, टर्बिटोलिन, ऑक्सीजन लगा देनी है, प्रेडनिसोलोन, ये सारा काम जो है वो सेम है यहाँ तक। 30 मिनट वेट करना है, अगर जो है पीक एक्सपिरेटरी फ्लो कम हो जाए तो फिर इस साइड पे चले जाना है और अगर ज़्यादा हो जाए, ओके हो जाए तो फिर उसको घर भेज देना है। अगर जो है उसका 75 से 100% तक था तो हमने देखना है कि हमने उसको इन्हेलर देना है ब्रोंकोडायलेटर, 60 मिनट वेट करना है, अगर तो ओके है तो यूजुअल ट्रीटमेंट, अगर नहीं है तो फिर हमने जो है वो 30 मिनट वेट करने के बाद दोबारा देखना है, फिर आगे यही 2 कंडीशंस आएँगी। और घर पे उसको जो है वो प्रेडनिसोलोन दे देनी है हमने 40 एमजी डेली और इन्हेल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और उसको बता देना है कि अगर वर्सन हो जाए तो वापस प्रोग्नोसिस की अगर हम अस्थमा की बात करें तो अच्छा होता है प्रोग्नोसिस अस्थमा का, लेकिन जो है ये फेलियर मतलब यंग पीपल के अंदर डेथ का चांस भी होता है। क्या है आगे लिखा हुआ? एक्यूट अटैक को हमने फौरी तौर पे देखना है और उसको जो है अवॉइडेंस करानी है ट्रिगरिंग फैक्टर से, उसको एजुकेट करना है डिलीवरी के उसको इन्हेलर कैसे लेना है, सेल्फ मैनेजमेंट प्लान लिख के देना है